नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। जो नेट परीक्षा स्थगित हो गई थी उसकी तिथि फिर से निर्धारित हो गई और उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कुछ टॉपिक काव्य शास्त्र के भी करेंगे। वैसे तो हमारा रीतिकाल चला हुआ है, लेकिन बीच बीच में ये कुछ जो है जहाँ से आते हैं परीक्षा में प्रश्न 100% वहाँ से हम कुछ टॉपिक करेंगे भाई। आज हम करेंगे काव्य शास्त्र का पहला सिद्धांत है भाई रस सिद्धांत, भारतीय काव्य शास्त्र का। तो आज हम करेंगे भाई रस सिद्धांत। ये है भाई संस्कृत समीक्षा शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और ये आचार्य भरतमुनि ने दिया है रस सिद्धांत अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र दूसरी सदी ईसा पूर्व के आचार्य है भरतमुनि, तो उस समय की रचना है वो। और उससे पहले पहली बार रस सिद्धांत ही प्राप्य रचना है पहले। उससे पहले के कुछ आचार्यों का वर्णन तो किया है भरतमुनि ने ही, जैसे तुंड वासुकी है, ये नंदिकेश्वर है, इनके तो एक ग्रंथ के बारे में भी उल्लेख किया है अभिनव दर्पण, लेकिन ये अप्राप्य है भाई ये। तो अब हम रस सिद्धांत, वैसे तो देखिए जो संस्कृत या भारतीय काव्य शास्त्र है लगभग 2500 साल पुराना है, लेकिन जो भरतमुनि है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व के रहे हैं भाई आचार्य। अब भरतमुनि ने लिखा है भाई नाट्य शास्त्र। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है भाई? आचार्य भरतमुनि। और आचार्य भरतमुनि ने रस सिद्धांत अपने एक ग्रंथ में दिया है और उस ग्रंथ का नाम है भाई नाट्य शास्त्र। और आचार्य भरतमुनि दूसरी सदी ईसा पूर्व के कवि हैं भाई, दूसरी सदी ईसा पूर्व के कवि हैं ये। और इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है ये। मुनिगण प्रश्न पूछते गए और आचार्य भरतमुनि उनके उत्तर देते चले गए और इस तरह से ये एक विशाल ग्रंथ बन गया संवाद शैली में रचित। अब नाट्य शास्त्र ये ग्रंथ है, इसी से संबंधित एक रचना आती है भाई नाट्य दर्पण। यहाँ देखिए नाट्य दर्पण है, यहाँ इसका संबंध कुछ नहीं है, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि आपको कई बार देखने में ये एक जैसे लग जाते हो और आप गलती कर देते हो। तो नाट्य दर्पण है वो गुणचंद्र और रामचंद्र की रचना है भाई। गुणचंद्र और रामचंद्र है ये दो, इनकी तो है भाई ये नाट्य दर्पण रचना। और ये नाट्य शास्त्र तो आचार्य भरतमुनि का ग्रंथ है, आप सबको पता है भाई। अब हम शुरू करते हैं इसको रस सिद्धांत। अब रस सिद्धांत क्या है कि भरतमुनि ने अपने से पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है। आचार्य भरतमुनि ने अपने से पूर्व कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है और ये आचार्य है भाई कौन कौन से हैं? जैसे है भाई आचार्य ब्रह्म है, तुंड है, वासुकी हैं और नंदिकेश्वर हैं। ये कुछ आचार्य हैं जो भरतमुनि से पूर्ववर्ती यानी कि पहले के हैं, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती और न ही इनका कोई ग्रंथ मिलता है। नंदिकेश्वर के एक ग्रंथ के बारे में उल्लेख मिलता है अभिनव दर्पण, लेकिन ये ग्रंथ भी प्राप्त नहीं है भाई, ये अप्राप्य ग्रंथ है।
सिर्फ इसका नाम मिलता है अभिनव दर्पण। अब देखते हैं हम नाट्य शास्त्र के बारे में। अब नाट्य शास्त्र, नाट्य यानी कि नाटक, और शास्त्र होता भी शासन या अनुशासन करने वाला। अब नाट्य शास्त्र में क्या है भाई, नाट्य शास्त्र यानी कि नाटक से संबंधित ही है। और आपको पता है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है भाई। नाटक को पंचम वेद कहा है किसने, आचार्य भरत मुनि ने कहा है भाई पंचम वेद। चार तो वेद है, पांचवा वेद होता है नाटक। ये कहा है किसने, आचार्य भरत मुनि ने। अब हम देखते हैं भाई नाट्य शास्त्र में क्या है। नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक हैं, 37 अध्याय है भाई। नाट्य शास्त्र में देखिए 37 अध्याय हैं। 37वां अध्याय खंडित अवस्था में है, लेकिन यदि विकल्प में 37 नहीं है तो आपको 36 मानना है, वरना अध्याय कितने हैं नाट्य शास्त्र में, 37। और ये संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है, संवाद शैली में रचित विशाल ग्रंथ है भाई। और इसकी महत्वपूर्ण देन है भाई रस सिद्धांत। इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण देन है वो है भाई रस सिद्धांत, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। महत्वपूर्ण देन है भाई रस सिद्धांत। इस नाट्य शास्त्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद मिलता है ज्यादातर अनुष्टुप छंद, और कहीं कहीं आर्य छंद भी देखने को मिलता है भाई। आर्य छंद भी देखने को मिलता है। वैसे तो ये रस ग्रंथ है, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में 4 अलंकारों की बात भी की है भाई। 16वें अध्याय में 4 अलंकारों की बात की है। और ये अलंकार कौन कौन से हैं, 4 अलंकार बताए हैं भी। कौन से, उपमा है, और इसका बिल्कुल विपरीत जो अलंकार होता है वो है भाई दीपक और रूपक और यमक। ये 4 अलंकारों की बात की है भाई आचार्य भरत मुनि ने। यद्यपि जो नाट्य शास्त्र है वो तो रस का ग्रंथ है, और यमक इसमें अलंकारों में भी उपमा को सर्वाधिक महत्व देते हुए उपमा के 5 उपभेद किए हैं। लिखना चाहो तो लिख लो। उपमा को सर्वाधिक महत्व दिया है और उपमा के 5 उपभेद भी किए हैं। ये विशेषता है भाई आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की। और नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 10 गुण और 10 दोषों की चर्चा की गई है। जो काव्य के 10 गुण और दोष जो बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने, वो नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में मिलते हैं भाई। 10 गुण और 10 दोषों की बात की है। ये तो था भाई नाट्य शास्त्र के बारे में। अब हम देखते हैं आगे इन्होंने रस कितने माने हैं। अब देखो ये नाट्य शास्त्र है, ये भारत में इसका प्रकाशन कब हुआ ये भी भाई जरूरी है लिखना, तो यहाँ लिख लो। सर्वप्रथम भारत में नाट्य शास्त्र का संपादन किया था भाई काशीनाथ पांडुरंग थे एक तो, और एक थे भाई पंडित शिवदत्त।
इन्होंने नाट्य शास्त्र का भारत में प्रथम प्रकाशन, लिखो, नाट्य शास्त्र का भारत में प्रथम प्रकाशन 1894 ईस्वी में पंडित शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग के द्वारा काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस मुंबई के द्वारा किया गया, के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस, ये प्रेस का नाम है भाई, निर्णय सागर प्रेस मुंबई द्वारा किया गया। ये भाई भारत में इसका प्रकाशन किया गया था पहली बार नाट्य शास्त्र का 1894 ईस्वी में पंडित शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग द्वारा काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस मुंबई द्वारा इसका संपादन कार्य किया गया। ये है वही नाट्य शास्त्र के बारे में। अब हम देखते हैं कि रस सिद्धांत में क्या किया है इन्होंने। आचार्य भरतमुनि ने रस प्रकरण में, आगे लिखो, ये लिख लिया। अब हम देखते हैं भी रस के बारे में, रसों के बारे में आचार्य भरतमुनि ने क्या कहा है। ये तो हमने नाट्य शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये अध्याय और ये पूछे गए हैं कई बार नेट परीक्षाओं में, तो आप हल्के में मत लेना इसको। ये जो मैंने लिखवाए हैं एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अब रस के बारे में क्या कहा है, आचार्य भरतमुनि ने 8 रसों की बात की है भाई। शांत को ये रस नहीं मानते, इन्होंने केवल 8 रस माने और 8 रसों में भी 4 तो है भाई गौण और 4 है मुख्य, और फिर उन मुख्य रसों से ही 4 गौण रसों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना है आचार्य भरतमुनि ने। लेकिन अब हम देखो लिखेंगे कि आचार्य भरतमुनि ने भावों की संख्या मानी है भाई, रसों की संख्या मानी है। भरतमुनि तो लिख ही रखा है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो आचार्य भरतमुनि ने क्या है भाई, रसों की संख्या मानी है कितनी, रसों की संख्या मानी है 8, यानी कि 8 9 है रस, तो 8 माने हैं। कौन से को नहीं माना, शांत को ये रस नहीं मानते, तो यहां लिखो भाई शांत को रस नहीं माना है, शांत को रस नहीं मानते आचार्य भरतमुनि। अब इन्होंने इसमें भी क्या किया है, अब 8 भाव, कुल भावों की संख्या। एक बार प्रश्न पूछा गया कि आचार्य भरतमुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या कितनी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल भावों की संख्या आचार्य भरतमुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या है भाई, अब देखते हैं कैसे। 8 तो मान लिए रस, और फिर 8 इसके, इनके 8 रसों के 8 स्थायी भाव हो गए, और फिर क्या हो गए भाई 33 संचारी भाव हो गए। ये कुल भाव माने हैं आचार्य भरतमुनि ने, और ये कुल हो गए भाई कितने, 49 हो गए भाई। तो आचार्य भरतमुनि ने कुल भावों की संख्या कितनी मानी है, 49, और स्थायी भाव और रस तो आपको पता ही है। अब देखो हम देखते हैं ये जो 8 रस माने हैं आचार्य भरतमुनि ने, इनमें भी 4 तो माने हैं भाई मुख्य रस, और फिर कहा है कि इन 4 मुख्य रसों से ही
4 गौण रसों की उत्पत्ति हुई है भाई, 4 गौण रस मान लिए। और श्रृंगार को सर्वाधिक महत्व दिया है आचार्य भरत मुनि ने। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रस है वो श्रृंगार माना है भाई आचार्य भरत मुनि के अनुसार। वैसे भी श्रृंगार रसों में प्रधान है भाई। तो 4 मुख्य रस कौन कौन से हैं अब देखते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। सबसे पहले तो श्रृंगार लिखो भाई, क्योंकि श्रृंगार को ही ये मुख्य मानते हैं, ज्यादा प्रमुखता देते हैं। तो श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस से किस रस की उत्पत्ति हुई? हास्य रस की। फिर मानते हैं भाई ये वीर रस को तो मुख्य रस मान लेते हैं। और वीर रस से फिर किसकी उत्पत्ति हुई है भाई? अद्भुत रस की। फिर इन्होंने माना है भाई कि रौद्र रस। अब रौद्र रस से उत्पत्ति, इसको तो मान लिया मुख्य रस है। और रौद्र रस से जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है भाई करुण रस की। और एक माना है भाई इन्होंने विभत्स रस को मुख्य है। और विभत्स रस से फिर उत्पत्ति हुई भाई किसकी? भयानक रस की। ये तो मान लिया भाई इन्होंने रसों का क्रम। अब शांत को इन्होंने रस नहीं माना है। लेकिन अगर सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है तो हमारा उत्तर होगा 9। अब शांत रस को कब शामिल किया गया ये जिज्ञासा आपके मन में होगी। तो आप यहाँ लिख लो कि शांत को रस रूप में सर्वप्रथम निरूपित किया भाई आचार्य उद्भट ने। तो नोट डाल के आप कहीं भी लिख लो कि शांत को 9वें रस के रूप में, शांत को 9वें रस के रूप में सर्वप्रथम, 9वें रस के रूप में सर्वप्रथम आचार्य उद्भट ने रूपायित किया। और वैसे तो देखे तो अब तो रसों की संख्या 11 हो गई। फिर भक्ति आ गया, वात्सल्य आ गया। पंडित राज जगन्नाथ जो 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं उन तक आते आते तो रसों की संख्या 11 हो गई भी। विश्वनाथ तक आते आते 10 हो गई। और फिर पंडित राज जगन्नाथ तक आते आते रसों की संख्या हो गई 11। लेकिन स्थायी भाव 9 ही है। अब देखो भाई ये तो हमने पढ़ा आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों का कैसे उन्होंने अपने रस सिद्धांत में विवेचन किया है। अब हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र की कुछ टीकाएं लिखी हैं, 1-2 वो भी जरूरी है याद करनी, आती है वो भी पेपर में भी। 2 ही टीका है। जैसे सबसे पहले तो सर्व प्रमुख और सबसे प्राचीन उपादेय सार ग्रंथ माना जाता है भाई धनंजय का है भाई 10 रूपक। और ये नाट्य शास्त्र की टीका है भाई सबसे प्राचीन और उपादेय ग्रंथ, सार ग्रंथ माना जाता है ये इसका नाट्य शास्त्र का। अब लिखो भाई नाट्य शास्त्र के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं भाई। एक टीका लिखी है भाई, किसने सबसे पहले टीका लिखी है भाई 10 रूपक। 10 रूपक किसकी है भाई? धनंजय की है भाई 10 रूपक। धनंजय ने लिखी है वह 10 रूपक रचना लिखी है, टीका लिखी है नाट्य शास्त्र की धनंजय ने। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और उपादेय सार ग्रंथ है ये। तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है? भरत मुनि का सबसे, आचार्य भरत मुनि का सबसे प्राचीन और उपादेय सार ग्रंथ है। आचार्य भरत मुनि का सर्वाधिक प्राचीन और उपादेय सार ग्रंथ है।
और एक लिखी है भाई अभिनव गुप्त ने लिखी है अभिनव भारती, वो भी नाट्य शास्त्र की टीका है भाई। अभिनव भारती ने लिखी है भाई, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती, ये भी भाई नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव भारती लिखी है किसने? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने, जैसे इनके गुरु थे भट्टतोत, उनकी काव्य कौतुक की टीका भी लिखी है भाई, काव्य कौतुक विवरण नाम से, वो भी कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनके गुरु थे भट्टतोत और उनकी भट्टतोत की रचना थी काव्य कौतुक, और काव्य कौतुक की टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से, और नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है अभिनव भारती नाम से। ये तो थी भी इनकी टीका के बारे में। अब हम देखते हैं भाई कि रसों के बारे में, इनके स्थायी भाव, रस, संचारी भाव, फिर रस के अवयव। अब देखते हैं भाई 9 रस लिखते हैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। आचार्य देखो ये 2-3 पॉइंट लिखो यहाँ। आचार्य भरतमुनि के अनुसार है भाई रसों की संख्या है 8। आचार्य भरतमुनि तक तो रस थे 8। और फिर उद्भट ने क्या किया है? आचार्य उद्भट के समय तक, यानी कि आचार्य उद्भट ने शांत को भी शामिल कर लिया, तो कितने हो गए रस? आचार्य उद्भट ने क्या किया है भाई? शांत को शामिल कर लिया। 8 तो ये थे और इनके समय में हो गए भाई 9 रस, यानी कि 9वां रस भी आचार्य उद्भट ने ही रूपायित किया। और फिर 10वां रस है भाई जो वात्सल्य के रूप में आया, वो आचार्य विश्वनाथ तक आते आते, आचार्य विश्वनाथ ये वही है भाई जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखी है, रचना ग्रंथ लिखा है। तो आचार्य विश्वनाथ तक आते आते रसों की संख्या कितनी हो गई भाई? 10 हो गई। और पंडित राज जगन्नाथ तक आते आते रसों की संख्या हो गई भाई 11। वात्सल्य को भी शामिल कर लिया गया। ये तो शांत था, फिर ये भक्ति, और इसमें ये वात्सल्य 11वें रस के रूप में, ये भक्ति रस और ये फिर भाई वात्सल्य। ये है भाई रसों के रूप में कुछ तथ्य स्मरणीय हैं। अब हम देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव देख लेते हैं आज, बाकी फिर अगली क्लास में कर लेंगे। सारे रस लिख लेते हैं एक बार और उनके स्थायी भाव ऐसे लिखो भाई, जैसे रस, फिर क्या है भाई? स्थायी भाव। अब रस है, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है भाई रति। इसी तरह से फिर जैसे हास्य रस है, श्रृंगार से उत्पत्ति कौन से रस की हुई भाई? हास्य रस की, तो फिर इसका क्या है भाई? हास, स्थायी भाव। फिर वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है भाई? वीर रस का स्थायी भाव है भाई। अब ये हम जो करेंगे ना रसों के बारे में, अब इसके साथ अब यहाँ ऐसे करेंगे और फिर हम करेंगे वो इनके कुछ जैसे देवता और रंग भी निर्धारित किए गए हैं, तो साथ साथ ही करें या फिर पहले ये कर लें। वीर रस का स्थायी भाव जैसे लिखना चाहो तो लिख लो, ये तो याद करो पहले। उत्साह है जैसे, अब वीर रस से ही फिर किसकी उत्पत्ति हुई है भाई? अद्भुत रस की। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है भाई विस्मय। और फिर भाई एक रस है, ये 4 लिख दिए गए यहाँ,
तो यहाँ लिखते हैं, फिर नहीं आ जाएंगे नीचे। अब लिखते हैं विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव है भाई जुगुप्सा, और जुगुप्सा को ही कहते हैं घृणा। ये भी आ जाता है कई बार। हास्य का भी हो गया भाई। फिर है भाई भयानक का है भय। शांत का है भाई निर्वेद स्थायी भाव। शांत रस का है भाई निर्वेद। निर्वेद को, ये तो वैसे तो निर्वेद है भाई स्थायी भाव, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने निर्वेद को संचारी भाव में गिना है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। और अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव माना है तत्व ज्ञान। ये दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं भाई, कि आचार्य भरत मुनि ने तो रसों की संख्या 8 मानी, 9वां रस शांत और निर्वेद को संचारी भाव में रखा, लेकिन फिर 9वां रस माना उद्भट ने और संचारी उसका स्थायी भाव बताया निर्वेद। लेकिन फिर अभिनव गुप्त ने वैसे तो बल दे के कहा कि शांत रस होना चाहिए, लेकिन उसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद को न मान के उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान। अब बच गए भी शांत का निर्वेद हो गया। करुण रस का है भी शोक। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। करुण रस का है भाई स्थायी भाव है भाई शोक। कितने हो गए? 9 हो गए भाई पूरे स्थायी भाव। 9 रस नहीं, 8 हुए भाई। एक रौद्र बच गया। रौद्र रस का है भाई क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है भाई क्रोध, या आप इसको बोल सकते हैं अमर्ष। ये भाई आज हमने देखा रस सिद्धांत, तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पहले आचार्य भरत मुनि के बारे में, उनके नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में हमने जो जानकारी ली है। कल हम रस सिद्धांत शुरू करेंगे और उस रस सिद्धांत को फिर विस्तृत रूप से करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।